हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने अ, हमने काफ़ी काम करना था। प्रीवियस जो है वो उसमें हम वर्क कर रहे थे और ये 2 3/53 प्रॉब्लम था। ये आसान थे, लेकिन मैं इनको साथ करवाता जाता हूँ। अब ये भी छोड़े नहीं जा सकते ताकि आपको थोड़ा चीज़ों का ना आइडिया हो। ये प्रॉब्लम कौन सा था? 3/53। वैसे इस तरह के एग्ज़ाम लेवल के रहते, कंसेप्ट लेवल के प्रॉब्लम है 3 स्लैश अ, सॉरी। ये प्रॉब्लम हाँ जी, ये प्रॉब्लम था, लेकिन उधर नंबर मैं नहीं लगा सका। ये 53 ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसका उधर जो है ना वो नंबर नहीं लगा सका उसमें। In the design of a space station to operate outside the Earth's gravitational field, it is desired to give the structure a rotational speed capital N, which will simulate the effect of the Earth's gravity for members of the crew. If the centers of the crew's quarters are to be located from the axis of rotation, calculate the necessary rotational speed n of the space station in revolution per minute. अब आप देखें कि ये स्पेस स्टेशन है अंदर, वो कहता क्या है अगर आप पढ़े, इट इज डिजायर टू गिव द स्ट्रक्चर और रोटेशनल स्पीड एन के, ये उसका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, इसके अबाउट ये सारे जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक हो गया? ये इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर बनी, स्पेस स्टेशन बना हुआ, ये आपको कट सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है ना, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये कट करके। अच्छा, सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी इन मेंबर्स के लिए अर्थ की ग्रेविटी जो है ना वो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इस जगह पे जब वो अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो इट्स मींस के इनका जो नॉर्मल, यानी कि जो फोर्स होनी है ना, नॉर्मल इनकी जो फोर्स होनी है, यूं समझ लें कि वो इनके स्पेस स्टेशन या जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनके वेट के बराबर होनी है, उनके वेट के बराबर हो जानी है वो फोर्स। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल इनकी मैस m है, तो इस डायरेक्शन में यानी नॉर्मल डायरेक्शन ये बन जाएगी ना हमारी, जिस तरफ जो है वो ये एक्सिस बना हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में उसका वेट पड़ेगा। उस टाइम इसी डायरेक्शन में वेट पड़ेगा, वेट वर्टिकल नहीं पड़ेगा। ये देखना आपने, यानी क्या है, ये देखिए इस तरफ जो है ना ये फोर्स होगी, जो मेन नेट जो है वो इस पे एक्ट कर रही होगी। जी जी,
सर वो कैसे कि वो स्पेस में जो है ना, मेरी बात सुने, ये स्पेस स्टेशन है, ये अर्थ की ग्रेविटी से बहुत जो है वो ऊपर है, ठीक है ना। और बात वहां पे सिर्फ ये है कि उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, वो कहता है कि उनको उस तरह का इफेक्ट, जैसे अब हम देखो ना अर्थ पर होते हैं तो हमें जिस तरह ग्रेविटी की वजह से रिएक्शन फील होता है ना, अब वो इस स्पेस स्टेशन के अंदर हैं, इस स्पेस स्टेशन के अंदर हैं, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स हो रही है इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि उनको जो है ना वो रिएक्शन उतना जो है ना वो फील हो। आप सोल्यूशन की तरफ देखें, आपको समझ आएगी। ये देखें, समेशन ऑफ एफ एन क्या किया मैंने, यानी किया एम वी स्क्वायर बाई रो। आप मुझे बताएं एम वी स्क्वायर बाई रो ए एन अपना नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है ना, जो कि ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है। एम वी स्क्वायर बाई रो के इसके बराबर होता है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल फोर्स है, ये देखिए जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, ये देखिए वो वेट के बराबर होगी, एम वी स्क्वायर बाई रो। ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई, ये नॉर्मल फोर्स जो है वो जो सारी लग रही है वो वेट के बराबर होगी। ये वेट देखे, अब वेट तो होता है वर्टिकल, लेकिन इधर हमने नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम किया है, तो दोनों तरफ से एम हो गया कैंसल, और इधर क्या रह जाएगा, रो जी बाई जो है ना वो ये रह जाएगा। देखिए ना, हमने फाइंड जो है करना है ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जी बाई रो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.90415 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इसको जब रेवोल्यूशन पे कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई पे डिवाइड कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8.634 रेवोल्यूशन पर मिनट। इतना सा प्रॉब्लम है। अब इसमें जल्दी क्वेश्चन करो, जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने इनको स्किप करवाना है, यानी एक दफा आपको समझाते जाना है, वरना आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आने। प्रॉब्लम का तो मसला ही कोई नहीं। सही हो गया। सर एक दफा रिपीट कर दे सर, इसमें स्पीड सर्कुलेट कैलकुलेट करनी थी। हाँ जी, एंगुलर स्पीड उसने कही थी ना, ये देखें उसने कहा क्या था, इट इज डिजायर्ड टू रोटेशनल स्पीड n विच विल सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ द सिमुलेट। तो स्पीड n फाइंड करनी है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो कैपिटल n होता है ये रेवोल्यूशन पर मिनट में होता है। जैसे होता है ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है रेडियन पर सेकंड में, तो ये कैपिटल n स्पेशल नोटेशन है जो कि रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए होती है। सही हो गया, तो वही फाइंड करना है। ये देख ले, कैलकुलेट द नेसेसरी रोटेशनल स्पीड एन। एन असल में याद रखें कि वो रेडियन पर सेकंड ही है, लेकिन इसकी यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कैपिटल एन की रूट स्पीड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। बाकी जो रिवीजन की बात कर रहे हैं, मेरी एक बात सुने। अब ये इधर जो है ना वो मैंने बड़ी रफ सी डायग्राम बनाई है, इतनी क्लियर भी नहीं, जो कि मैं ऐसे इसको रफ सा ही कर रहा था जी। सर एक मिनट सर, इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल कैसे सर, इसमें सर साथ ही ये रिएक्शन है, रिएक्शन है भी है, रिएक्शन भी है और नॉर्मल है, रिएक्शन है भी नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ जी भाई, देखे मेरी एक बात सुने, अब इसके अंदर आप कोई भी चीज स्पेस स्टेशन है वो इसके अराउंड स्पीड आप दे रहे हैं उसको, तो वो कहता क्या, इट इज डिजायर टू गिव द स्ट्रक्चर और रोटेशनल स्पीड एन। वो कहता है कि उसको वो स्पीड दें विच विल सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी फॉर द मेंबर्स, कि इसके अंदर जो मेंबर्स पड़े हुए हैं उनको अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वही फील हो, यानी जो अंदर नॉर्मल फोर्स इस एक्सिस में लग रही है उनको वैसे ही फील हो जैसे अर्थ पर मौजूद होते हैं। तो उनको ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी क्या होती है, उसका वेट होता है, जैसे उनको वेट लगता है वैसे ही अब उनको ये लगे कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो है वो उनका वेट पड़ रहा है। बात समझ आई, बड़ी क्लियर है। उसने कहा है कि विच विल सिमुलेट, वो उसने सिमुलेट करना है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है अर्थ ग्रेविटी का, कि वो इनकी ग्रेविटी अब लग रही है, तो इस डायरेक्शन में चूंकि वो स्पेस डायरेक्शन की डायरेक्शन में उनको फोर्स लग रही होगी ना, तो वो ग्रेविटी के बराबर हो जाए। इतनी सी बात है, इसमें कोई जो है वो मकसद है और कोई जो है वो रोल नहीं है। इफ द सेंटर्स ऑफ द कर्व आर टू बी लोकेटेड 12 मीटर, वो कहता है अगर 12 मीटर इनका गैप है नॉर्मल फोर्स के सेंटर से, तो आप बता दें कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वही काम किया है, आप चेक करें कि समेशन ऑफ एफ एन एम वी स्क्वायर, कोई और फोर्स है ही नहीं इस तरफ। आप देखें अगर वेट होता, आप सोच सकते हैं ना कि यार वेट होता किसी एंगल पे उसको रिजॉल्व करते, वेट है ही नहीं।
इस पॉइंट पे उनका वेट नहीं है, सिर्फ उनकी जो उनका वेट अब नॉर्मल डायरेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन है और ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो है वो इफेक्ट है, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर। सही हो गया ना? तो आप जैसे जानते हैं ना कि वो कहते हैं जी मसनूई तौर पे जो है ना वो कंट्रोल किया हुआ है, तो ये मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। सही है, ये आ गया। और ये इतनी सी बात यार, इसके ऊपर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। ये देखिए एम के साथ एम कैंसिल हो गया जी, बाद में समझ, बाद में मेरे से ऑडियो करके पूछ लेना। आगे आए, जल्दी आए। कौन सा प्रॉब्लम मैंने किया है, मैं चेक कर लूँ। 3/54 मैंने किया या नहीं किया। अल्लाह अकबर। 3/ ओए यार, ये सारे प्रॉब्लम ही मेरा ख्याल है मैंने 54, हाँ 54 मैंने आपके लिए छोड़ दिया हो। 54 मैंने नहीं किया, आपके लिए छोड़ दिया हुआ, आपने करना है। 54 के बाद ये जो जो आप मेरे छोड़े हुए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, वो आसान है। आ जाए जी। 55 मैंने आपके लिए किया, ये आपके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल जो है वो हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, यानी ये प्रीवियस एडिशन में भी है लेकिन मैंने भी कर दिया है। ये आ जाए इस प्रॉब्लम पे 3/55 पे। वो कहता है द हॉलो ट्यूब इज पिवोटेड। द हॉलो ट्यूब, ये अंदर से हॉलो है, ठीक है ना? ये आप देखें अंदर से ये हॉलो बनी हुई है। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखली। ट्यूब इज pivoted about a horizontal axis through point O and is made to rotate in the vertical plane। is made यानी इस प्लेन में वो इस तरह रोटेट कर रही है, वर्टिकल प्लेन देख रहे हैं ना? is rotate with a constant counterclockwise angular speed theta dot 3 radian per second। इसके साथ if a 0.2 pound, ये पार्टिकल ये पड़ा हुआ है, if a 0.2 pound, ये उसका वेट होता है। याद रखें ब्रिटिश सिस्टम में हमेशा वेट दिया होता है। एग्जाम में आ जाए तो गलती से भी इसको मैथ नहीं लेना आपने। मैथ बनेगी जब इसको 32.2 पे डिवाइड करोगे, और मैथ को ब्रिटिश सिस्टम में स्लग बोला जाता है। सही है, इफ आ 0.2 पाउंड, ठीक है ना? यानी हमें पता है ना कि ऐसा सिस्टम में तो डायरेक्ट मैस दी होती है किलोग्राम में, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में जो है वो उसने वेट दिया होता है, हमेशा वेट दिया होता है। ये उसूल बना ले। सही है। पार्टिकल इज स्लाइडिंग इन द ट्यूब। हाँ जी सर, आई बी वेट ही कंसीडर करना है। हाँ, ये आई बी तो नहीं होता, ये होता है एल बी होता है। वेट ही कंसीडर करना है। हाँ जी, ये एल बी होता है, आई बी नहीं होता। आई लिखा हुआ है उसमें फर्क होता है। हाँ जी, अच्छा जी। इफ आ 0.2 पाउंड, ठीक है, ये वेट इज स्लाइडिंग इन द ट्यूब, ये पढ़े। वो कहता है कि इज स्लाइडिंग इन द ट्यूब टुवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 फीट पर सेकंड रिलेटिव टू द ट्यूब। सही हो गया ना? व्हेन द पोजीशन थीटा इज 30 डिग्री इज पास्ड, जब कहता है कि जब 30 डिग्री पे पास करता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एन ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द ट्यूब ऑन द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। अब जैसे मॉडिफिकेशन भी इसी तरह होती हैं, बात सुन ले। अब उसने कहा कि जब वो 30 डिग्री की पोजीशन को ना थीटा यानी वो पास करता है, तो एग्जाम में फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाता है कि वो जब 60 डिग्री पास कर रहा है, जब वो 70 डिग्री पास कर रहा है, या मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल वो जी 140 डिग्री पास कर रहा है, या 150, यानी इधर आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसी जगह आ गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी जगह पे। सही है आपको। और कोई नहीं, कोई जो है ना वो ऐसे कोई नहीं होता कि वहां पे कोई आपने आइंस्टाइन की जो है वो रिलेटिविटी थ्योरी का जो है ना वो फार्मूला जो है वो डेरिवेशन करनी है। एग्जाम आपकी लेवल का होता है, लेकिन उसमें जो है वो ये होता है कि आपका जो है ना वो क्रैमिंग या रट्टा जो है वो नहीं चल सकता। ये बात जहन में रख लें। मुश्किल बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसा जो है ना वो आर्टिकल आ गया कि आपको नोबल प्राइज उस पर मिलना है। सही है, तो ये बात जहन में रख लें भाई। जो मैंने प्रॉब्लम की है, अगर आप ये लिस्ट भी अगर आप अच्छी तरह हर मॉडिफिकेशन करके कर लो और आप कर सकते हो, तो फिर भी आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने इतने प्रॉब्लम आपको कर दिए हैं। चले जी, जो बात चल रही थी कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एन। अब मैग्नीट्यूड एन क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ट्यूब एट दिस इंस्टेंट। अब प्रॉब्लम को समझे, क्या है कि वो उसकी थीटा डॉट कितनी है 3, तो इसका मतलब ये आर थीटा सिस्टम का है।
टुवर्ड्स ओ की तरफ, तो इसका मतलब है आर इस तरफ दिया होगा, थीटा कैसे किया मैंने 55 देखें सोल्यूशन, आप देखें ये ई आर आ जाएगा सीधा और ये कितना आ जाएगा ई थीटा, ये मैंने एक्सिजरेट करके अंदर ये पार्टिकल भी बना दिया है, इसका वेट हो जाएगा नॉर्मल एंगल थीटा 30 डिग्री है, नॉर्मल रिएक्शन एन इस तरफ हो जाएगा। अब इसमें एक बात याद रहे, मेरी बात सुन ले, ये जो एन है ना कि नॉर्मल डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होती है मैंने ये एज्यूम करके बनाई है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये इस साइड के ऊपर सपोर्ट कर रहा हो तो नॉर्मल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये बात सुन लें। यानी एन की डायरेक्शन का हमें अभी कंफर्म पता नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में मतलब है उसका मतलब है वेट पड़ रहा है, हो सकता है वेलोसिटी की वजह से या इफेक्ट ये पड़ सकता है, बेशक वेट नीचे है लेकिन जो कि थीटा डायरेक्शन में भी तो उसका एक्सेलेरेशन होता है ना, तो उस एक्सेलेरेशन की वजह से हो सकता है वो इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है और वो इस तरफ हो, तो ये डिपेंड करेगा कि एन को हम कैलकुलेट कर लेंगे, एन अगर आ जाता है पॉजिटिव तो इसका मतलब है हमारी एज्यूम डायरेक्शन हो गई करेक्ट, और अगर आ जाएगा नेगेटिव तो फिर इसका मतलब है हमारी एज्यूम डायरेक्शन हो जाएगी गलत, हमने उसको सिर्फ रिवर्स करना है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगी। तो ये बात समझना कि एग्जाम में आपने रट्टा लगाया हुआ कि एन की मर्जी आप ऊपर की तरफ से लगा ले लेकिन नॉर्मल लगाना है क्योंकि वो थीटा डायरेक्शन में है, चाहे डाउनवर्ड इस तरफ से लगा लें या ऊपर से लगा लें कोई मसला नहीं है। देखें, हाँ जी सर नॉर्मल वेट की डायरेक्शन में नहीं है क्या भाई, क्या हो गया आपको, नॉर्मल हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होता है, यानी इस ट्यूब के अंदर है ना, ट्यूब की ये सरफेस है तो इस पर नॉर्मल होता है, नॉर्मल कभी भी वर्टिकल तब होता है जब आपकी सरफेस जो है वो ग्राउंड हो या अर्थ पे पड़ा हो, ठीक है, वरना नॉर्मल हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, सही है ना। अभी आपके एग्जाम बहुत नजदीक है भाई, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब पढ़े क्या लिखा हुआ है, थीटा कितना 3 डॉट रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट, तो इसका मतलब है थीटा डबल डॉट जीरो, ये आपने काम करना है कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हुए शुरू में ये चीज लिख लेनी है। देखें उसने कहा है कि विद अ कांस्टेंट क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी, अब वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा डबल डॉट जीरो हो जाएगा ना, तो इधर से लिख लेना वरना ये आप उसी को तलाश करते फिरेंगे, सही है, तो इधर साथ ही उसी टाइम लिख लेना कि थीटा डबल डॉट जीरो हो गया। एज द पार्टिकल इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स ओ, तो इसका मतलब यानी नेगेटिव ई आर की तरफ जो है ना, यानी वो चल रहा है ना, यानी ओ की तरफ जा रहा है। अब मैं एग्जाम में ये भी तो कह सकता हूँ ना, मॉडिफिकेशन भी साथ साथ बता रहा हूँ इसमें। अब जैसे ये मैं कह देता हूँ, क्या लिखा हुआ था, इफ इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स ओ, मैं कह देता हूँ कि अवे फ्रॉम ओ कह देता हूँ, ये मैं कह देता हूँ कि अवे फ्रॉम ओ, बस इतना लिख देता हूँ, टुवर्ड्स की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम ओ, ये भी मैं लिखने को लिख सकता हूँ। तो आपने फिर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करेंगे। ये देखें इस केस में क्या हो जाएगा, यानी आर डॉट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारा ई आर तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होना है, अपोजिट, यानी आपने हमेशा ये बात का ख्याल रहे कि ई आर हमेशा ओ से इस तरफ होगा पॉजिटिव, तो अगर इस तरफ अवे हो रहा है तो फिर आर डॉट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर टुवर्ड्स ओ है तो फिर नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का आपने खास जो है वो ख्याल रखना है, लर्निंग मेरे भाई यही है, सही है ना। बाद में लोग कहते हैं कि यार ये जो सब्जेक्ट होता है सारा रट्टा होता है, खुश्क सब्जेक्ट होता है, यकीन माने बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें जरा बराबर मुश्किल नहीं, ठीक है ना। बात सिर्फ ये कि आप इस सब्जेक्ट को जो है ना वो सिर्फ अपने डिग्री रिक्वायरमेंट जो है ना उसके अलावा जो है वो पढ़ें कि आपके लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर डॉट कितना आ जाएगा, -6 फीट पर सेकेंड। हाँ जी सर टुवर्ड्स नेगेटिव है ऐसे ही सर, नॉर्मल वे टुवर्ड्स नेगेटिव है सर, अगेन रिपीट कर दें डायरेक्शन, यार देखो बात सुनो, यही तो बात बताई है कि वो कहता है कि 2 पाउंड पार्टिकल इज स्लाइडिंग इन द ट्यूब टुवर्ड्स ओ, अब टुवर्ड्स ओ की तरफ जा रहा है ना, तो हमारा ई आर इस तरफ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव आर डॉट बन गया, ये बन गया नेगेटिव आर, हाँ जी। और अवे पॉजिटिव है, हाँ जी अवे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो ई आर की डायरेक्शन वो अगर ऊपर जा रहा है, ओ से अवे जा रहा है तो रहना तो उसने ट्यूब के अंदर ही है, तो फिर उस वक्त आर डॉट पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू हो सकता है डिफरेंट दी हो, वैल्यू हो सकता है डिफरेंट दी हो, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा उस वक्त ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये मुश्किल चीज थी, ये जो ये स्टेप मुश्किल थे, बाकी तो आसान है आगे। अब हम क्या करेंगे, लिख देखिए कैसे लिखा है, समेशन ऑफ एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा।
समेशन ऑफ एफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए थीटा। अब देखें, चेक करें थीटा डायरेक्शन में क्या है, मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एन ऊपर है, यानी एन पॉजिटिव थीटा है, और आप जल्दी बताएं मुझे डब्ल्यू कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इस तरफ अब ये मैंने सारे कंपोनेंट बनाया नहीं ताकि डायग्राम मुश्किल ना बन जाए, तो आपको खुद रेजोल्यूशन में आसानी पता होना चाहिए कि यहाँ बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव, सही है। तो चेक करें माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, और कोई फोर्स है बिल्कुल नहीं है, तो थीटा डायरेक्शन में आ जाएगा एम आ जाएगा, और थीटा का जो एक्सिस होता है एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट होता है ना। अब हमने इसको लिख लिया, कैसे लिखा, वेट जो है वो 0.2 पाउंड है, cos 30 आ गया, इधर आ जाना एम, एम क्या हो जाएगा वो 0.2 पे डिवाइड हो जाएगा, 32.2 मैस बनानी है, इधर आ गए पढ़े आर थीटा डबल डॉट। तो आप चेक करें कि हमारा जो है वो थीटा डबल डॉट, जो कि उसने कहा था कांस्टेंट है, थीटा डबल डॉट हमारा जीरो था, तो आर हमारा जीरो नहीं है, तो आप देख लें कि ये क्या हो जाएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए इसी वजह से लिखा है कि ये देखिए आर और ये जीरो लिख दिया, थीटा डबल डॉट जीरो, और आगे आ गया +2 और आर डॉट क्या है -6 है, देखिए ना अंदर की तरफ था, और थीटा डॉट था 3 रेडियन पर सेकंड। अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, अगर रेडियन में दिया हो तो डायरेक्ट यूज कर लेना है, सही है। इधर देखिए नीचे पुट किया है 0.1732 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा -0.2236, और इसको जो है वो सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया -0.0504 पाउंड। आंसर चेक करें। अब आप मुझे बताएं ये आ गया नेगेटिव, तो मैंने आपको शुरू में भला क्या बोल रहा था, मैंने शुरू में आपको ये बोला था जी अपोजिट होगी डायरेक्शन, बिल्कुल, यानी आपने ये करना है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन शोज एंड मस्ट बी रिवर्स्ड टू इट डायरेक्शन, सो एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक है। तो आपने, और मैंने आपके लिए कर भी दिया है, ये देखें करेक्ट डायग्राम इस तरह बनेगी, यानी एन हो जाएगा इस तरफ, यानी अब वो सपोर्ट इस तरफ कर रहा है, ये देखिए वेट नीचे है, तो ये मैंने करेक्ट करके आपकी सिर्फ सहूलत के लिए बनाई है। अगर आप देखें मैं अगर दोबारा लिखूं तो अगर मैं इधर लिख देता -cos 30 लिखता तो इसको -n लिखता ना, अब ऊपर की तरफ है, ये देखें, तो इसको सॉल्व करता तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाता। तो आपको मैंने वेरीफाई भी कर दिया, ये वाला सारा पेज मैंने आपके लिए इजाफी किया सिर्फ समझाने के लिए कि आपने करेक्ट डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हैं अपना बैटरी इफेक्ट डालने के लिए कि सर ये आंसर आया और इसकी करेक्ट डायग्राम ये बनती है, क्योंकि इसमें कुछ फोर्सेज एज्यूम्ड होती हैं जिनका हमें डायरेक्शन का जो है वो पता नहीं होता, सही है ना उनकी मैग्नीट्यूड का, तो हमें सिर्फ उनकी लाइन ऑफ एक्शन का पता होता है, यानी उनकी लाइन ऑफ एक्शन का पता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन का नहीं पता होता। जैसे एन का हमें एग्जैक्ट पता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन का पता नहीं कि अप है या डाउन है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन का पता है, डायरेक्शन का पता नहीं है, तो डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन में फर्क होता है। हाँ जी बताएं, एनी क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बिल्कुल ऐसे जो है ना वो इंतहाई क्लैरिटी के साथ बता दी है, सही है ना, इसमें ज़रा बराबर मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की मॉडिफिकेशन भी साथ आपको बता दी हैं कि अगर मैं लिख देता हूँ कि अवे फ्राम हो, तो ये बात सुन ले, ये मत समझे कि ये कोई एग्जाम में मैं आपको सिर्फ एक साथ आइडिया और क्लू दे रहा हूँ कि आप भी अपने आप से इसी तरह क्वेश्चन किया करें हर जो है वो प्रॉब्लम में कि यार इस तरह मॉडिफिकेशन ये पॉसिबल है जो लॉजिकल है, तो इसी तरह की मॉडिफिकेशन होती है, इसके अलावा कोई और अजीबो गरीब नहीं होती कि इधर साथ में इसके प्रोजेक्टाइल भी एक लॉन्च कर दूं, एक साथ कुछ और भी बना दूं, मैं फजूल फजूल जो है ना वो कम्प्लेक्स मैं नहीं बनाता, इसी तरह की बनाता हूँ जो पॉसिबल होती है, सही है ना, वो लॉजिकल होती है, आपको समझ आने वाली होती है। हाँ जी सर काइंडली रिपीट ना, रिपीट नहीं करना, बस ये आप वीडियो समझना, आगे चलो, इतना टाइम नहीं मेरे पास, सही है ना, आगे चलो शाबाश, इतना टाइम नहीं, प्रॉब्लम ये आगे पढ़े और ये सारे रिपीट होते जाएंगे, मैंने बहुत अच्छा बता दिया, बाद में वीडियो देखना। 3/56 पे आओ यार, आए नहीं आए 3/56 पे, इतना टाइम मैंने नहीं बनाया हुआ, सही है ना, 1 मिनट 56 मैंने किया ही नहीं, ये फार्मूला वाला आपके छोड़ दिया है, ये भी आसान है, आसान तरीन है, आप खुद करना। आगे आए जी 57 पे आए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको पता है पता नहीं जो है वो ओशन ऑफ जो है वो ये प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, आए जी इसको पढ़े, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इस तरफ तवज्जो दे, पिछले प्रॉब्लम को भूल जाए, वो आपको बहुत अच्छा समझ आ गया, आप सिर्फ वीडियो एक दफा देख लेना, आपको ना समझ आए तो फिर गारंटी है, सही है।
आ जाए जी, आ जाए 57 पे। हाँ जी, तब वो कहता है द स्मॉल सफियर्स, ये देखें ये छोटे छोटे सफियर बने हुए, आपको क्रॉस सेक्शन कट सेक्शन दिखाया हुआ है, आर फ्री टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ द रोटेटिंग सफियरिकल चैम्बर शोन इन सेक्शन। अच्छा, ये प्रॉब्लम प्रीवियस एडिशन में भी है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको क्लैरिटी समझाने के लिए करवा रहा हूँ। In section radius r 200 millimeter, if the spheres reach a steady state angular position beta 45 degree, determine the angular speed omega of the device। सब बात समझ आई होगी आपको। वो कहता ये है, बात सुने, आपको बात बड़ी आसानी से समझ जाएगी। ये इस सेंटर तक जो है वो रेडियस कितना 3r है, ठीक है ना, इन ग्लोब्स का। अब आप बताएं अगर बिल्कुल स्पीड 0 हो, यानी ओमेगा, ये जो कैपिटल ओमेगा दिया हुआ ना, ये है ग्रीक जो है वो सिस्टम में इसको कहते हैं कैपिटल ओमेगा। जो आप दूसरा वो डब्ल्यू की तरह पढ़ते हैं ना, छोटा ओमेगा, उसको कहते हैं स्मॉल कैपिटल, यानी स्मॉल लेटर है, ये इसको कहते हैं कैपिटल ओमेगा। सही है ना। अच्छा जी, अब ये देखें अगर ये बिल्कुल 0 होता तो फिर क्या होता, ये जो आपके स्मॉल सफियर्स हैं ये बिल्कुल वर्टिकली डाउन यहाँ पे होते, लेकिन अब चूंकि इसको रोटेशन दी है तो ये साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्लाइड करना शुरू हो गए। तो अब वो कहता है कि 45 डिग्री जब इसका एंगल वर्टिकल के साथ बन गया ना, मैं इसको और जूम करता हूँ, ये पढ़ें, जब ये बीटा जो है वो 45 डिग्री बन गया और वो कहता है स्टेडी। अब स्टेडी का मतलब बिल्कुल यही होता है कि वो इसी जगह पे, इससे आगे जो है वो अब इंक्रीज नहीं हो रहा है और जगह पे, यानी उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ओमेगा कांस्टेंट है। स्टेडी का मतलब क्या है, यानी एंगुलर पोजीशन बीटा को ये स्टेडी स्टेट को पहुंच गया, तो इसका मतलब उस टाइम ओमेगा जो है ना ये कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, यानी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। ठीक हो गया ना। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट है, सही है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा। बाकी अब आगे देखें, बस सॉल्व करते हैं। बिल्कुल तरीका कैसे है पढ़ना आगे, जैसे मैंने किया है, ये देखें हमने सिर्फ एक पोर्शन बनाया है, तवज्जो रहे, एक पोर्शन बनाया है, ये देखें 3r सेंटर तक है, और मैंने क्या काम किया है, ये देखें इसका, ये मैंने नीचे जो ना ये 3D डायग्राम भी वैसे बनाई है, आपको अगर कुछ समझ आए। ये देखें आपका जो t एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हॉरिजेंटल हो जाएगा और n हो जाएगा बिल्कुल ये सेंटर की तरफ। ये देखिए मैंने ओमेगा शो किया, ये मैंने 3D डायग्राम भी आपके लिए कोशिश की थी हाथ से बनाने की, सही है। अब ये देखें इस तरफ आ गया, और जो आपका वर्टिकल एक्सेस होना है ना, ये वर्टिकल, ये मैंने वाई बनाया, ये है आपका यानी अपवर्ड्स है, और वेट वर्टिकल में होता है, वेट वर्टिकली डाउन हो जाएगा। और अब आप मुझे ये बात बताएं कि इसका जो है वो सेंटर जैसे ये बना हुआ है ना, ये देखें आपका जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, आपको पता है कि इस सरफेस पर जो टेंजेंट होगा, सुने, इस सरफेस पर जो टेंजेंट होगा आपका नॉर्मल होना है उस डायरेक्शन में, लेकिन आपका एन और थीटा एक्सिस का जो टेंजेंट है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो ये एन इस टी की तरफ नहीं है। ये बात आपको मेरा ख्याल है शायद समझ आ रही होगी कि ये आपका टी एक्सिस है हॉरिजेंटल, जो कि आप पेज पे बना भी नहीं सकते, वो नॉर्मल परपेंडिकुलर है। ये देखिए टी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेज, और एन क्या है, वो हॉरिजेंटल के पैरेलल है, ये देखिए हॉरिजेंटल है इस तरफ, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ है एन एक्सिस, और जो आपका टी एक्सिस है वो है परपेंडिकुलर टू द पेज है, और इन साइड द पेज है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उस तरफ है। अगर मैं टी दे देता हूँ, मकसद है इसका रिवर्स दे देता हूं ओमेगा, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टुवार्ड द ऑब्जर्वर हो जाएगा, सही है ना। अभी हम लिख देते हैं कि टी एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द पेज है, लेकिन मैं बता रहा था कि नॉर्मल कहाँ पे होगा, वो इस सफियर पर जो टेंजेंट होगा ना, यानी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे समझा देता हूँ, इधर आए, अगर मैं इसको नोटेशन करके लिखूं, मैं कहूं कि जो आपका जो टी एक्सिस बनता है ना, वो आपका एक्चुअली ये बनेगा, यानी इस तरफ ये टेंजेंट बने, ओहो, यानी जो टी एक्सेस असल में बनना है ना, वो बनना है, यानी ये सफियर है ना, तो ये इस तरह ये उस पर टेंजेंट बनना है, ये है सफियर पे, तो इस पर ये एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं परपेंडिकुलर भी बना के देना चाहूं तो ऐसे बनेगा, यानी ये जो एन है वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, सही है। और इसी तरह इस टी
और मकसद है इस टी का जो है ना, जो सरफेस पे टेंजेंट है, इसका इस टी से कोई ताल्लुक नहीं, ये नॉर्मल और टेंजेंशियल वाला टी है, ये वाला जो बना हुआ है, सही है। ये असल में है ई टी कह ले इसको, आप ई टी भी कह सकते हैं, सही है। और ये वाला टी वो है कि जिस पर सरफेस नॉर्मल परपेंडिकुलर है। और याद रखें कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो किस प्लेन में है, वो है आपका एन वाई प्लेन में है। एन वाई प्लेन यानी नॉर्मल एक्सिस वाली प्लेन और वाई एक्सिस वाली, इस प्लेन के अंदर है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और वेट भी उसी में है। जबकि टी एक्सिस में एक्चुअली क्या है, वो घूम रहा है, या उसकी जो है वो सिर्फ वेलोसिटी है। अगर आप देखें ना कि इस जो है वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो टी के अलोंग होगी, यानी जो वेलोसिटी है वी, वो क्या है, वो टी के अलोंग है, ई टी के अलोंग, सही है। बात समझ आइए, जल्दी बताओ यार, इधर चैट में लिखो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। ये डायग्राम चूंकि 3D थी ना, स्पेस वाला प्रॉब्लम था, तो इस वजह से आपको शायद मुश्किल आई हो। जल्दी बताएं, है कोई क्वेश्चन? भाई ये डायग्राम समझ आई है किसी को? बच्चों के मैं आगे जो है वो चलो, सोल्यूशन तो जो है ना वो 1 सेकंड का काम है। हाँ जी, ओके, समझ आ गई ना। तो ये आप बाद में देखना, मैंने आपको बहुत इलेबोरेट कर दिया, इस तरह आपको कहीं सोल्यूशन से भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। ये देखें मैंने हाँ जी, तवज्जो रहे, तवज्जो। अब देखें मैंने ये बताया, ये 3D स्पेस डायग्राम इसलिए बनाई है कि टी एक्स इस तरफ है हॉरिजेंटल, एन इस तरफ है, और वाई वर्टिकल है। तो सर एन को कंपोनेंट्स में क्यों रिजॉल्व किया है वेट की जगह? भाई बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ कि एन को क्यों रिजॉल्व किया। क्योंकि एन आपका देखो ना, हमने अब मैं आपको सारा बताता हूँ ना, आप आगे चले जाते हैं, आप सोल्यूशन पहले ना देखें ना, पहले आप ये देखें जितना मैं बता रहा हूँ। ये बात इतनी समझ आई है, यानी आगे रिजॉल्व मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे किया है, उसकी क्या रीजन है, मैं आगे चल के बताता हूँ। ये देखिए ओमेगा है कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो है ना वो साफ जाहिर है, जो कि हमने चूंकि हम रेली सिस्टम यूज ही नहीं कर रहे, इस वजह से हमें वो जरूरत नहीं लिखने की। हमने लिखा कि समेशन ऑफ एफ एन, सबसे पहले हमने नॉर्मल डायरेक्शन में हमने फोर्सेस का सम किया, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, बताएं जल्दी, कि नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है। अब आप देखें ना, एन को जब हमने रिजॉल्व किया, तो आप जल्दी मुझे बताएं कि ये एंगल जो है वो रेडियस का वर्टिकल के साथ बीटा था, तो नॉर्मल भी रेडियस की डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल का वेट के साथ एंगल बीटा बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताएं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सामने वाला ये कंपोनेंट है वो कितना बन जाएगा, एन साइन बीटा, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्मल एक्सिस की तरफ होगी, पॉजिटिव नॉर्मल अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब है ये बन गया एन साइन बीटा। ओके है यानी, जल्दी बोलो जल्दी, साथ के साथ चैट में टाइप भी कर दिया करो। ओके है, एन साइन बीटा आ गया, और कोई फोर्स इस तरफ नहीं है, देख ले नॉर्मल की तरफ, वेट उसका वर्टिकली डाउन पड़ रहा है, ठीक हो गया। तो आप चेक करें कोई और फोर्स है ही नहीं, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई रो, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एम रो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि वी आर ओमेगा के बराबर होता है, आर बीटा डॉट के बराबर, तो ऊपर एक जो है वो आर जो है ना उधर चला गया स्क्वायर में, सही है ना, तो ऊपर जो है रो ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, सही है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन को। अब हमने फाइंड ये करना है कि ये रो कितना है। रो बनेगा, तवज्जो रहे, तवज्जो, ये देखें, आप देखते हैं कि यहां तक था, सेंटर तक था, स्फीयर के 3r था, आगे पार्टिकल तक कितना है, जो कि पार्टिकल की प्लेन ये बनती है, पार्टिकल की प्लेन ये बनती है। तो आप देखिए कि अगर इसका रेडियस जो है वो चैम्बर का कैपिटल आर ये रेडियस है, तो उसका जो है वो जो हॉरिजेंटल ये कंपोनेंट बनेगा वो भी बन जाएगा आर साइन बीटा के बराबर। तो ये देख लें आर साइन 45, बीटा 45 दिया हुआ है, याद रख लें। मैं एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल एंगल को डिफरेंट दे देता हूँ, सही है ना, एंगल दे देता हूँ डिफरेंट, सुन लें। तो ये बड़े तरीके होते हैं चीजों को जो है वो सॉल्व करने के, सही है ना। हाँ जी बताएं, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, कि इस तरह जो है वो ये आ गया आर साइन, देखो ना टोटल जो पार्टिकल का जो है वो रॉ कितना आ गया, 3r प्लस आर साइन 45, जो कि ये भी आपने ले लिया ना, उसमें ऐड कर दिया, ये वाला जो गैप है, मैं इधर बना के देता हूँ आपको यार,
आपको शायद समझ रहा है। जो ये वाला गैप है ना, इतना गैप, ये कितना बनेगा आर साइन बीटा, और 3r पहले है तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। आई होप समझ आई होगी। ठीक है, आए यार इस पे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, क्या कहता है सर, n साइन बीटा पॉजिटिव क्यों है? सर n साइन बीटा पॉजिटिव क्यों है? भाई साइन बीटा पॉजिटिव क्यों है? अच्छा, एन साइन बीटा पॉजिटिव क्यों है? सही है सही है। एन साइन बीटा पॉजिटिव इस वजह से है, सुने सुने सुने, एन साइन बीटा पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि क्योंकि वो जो है वो आपका जो कंपोनेंट लग रहा है, ये देखे ना, ये इस तरफ है तो आपका पॉजिटिव एन भी इसी तरफ है ना, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, सही है ना, तो इस वजह से ये पॉजिटिव है ना। अगर इस तरफ होता, जो कि एन की डायरेक्शन करेक्ट लगाई है, वो हमने जो कि हमें कंफर्म पता है, जो कि साफ जरा सरफेस पर नॉर्मल होना है तो इसी तरफ ही हो सकता है, ऊपर सरफेस है ही नहीं। जो कि देखो पिछला जो प्रॉब्लम था ना, उसके अंदर हॉलो ट्यूब थी, उसकी दोनों सरफेसेस से वो सपोर्ट कर रहा था, इस तरफ सिर्फ चैम्बर में सिर्फ एक साइड है सपोर्ट करने वाली, ये बात भी याद रख लें। तो अब हमें एन, सर अगर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, सर अगर बीटा इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री तो एन की हॉरिजेंटल कंसीडर होगी। पहली तो बात ये, बाद में अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर बीटा हो जाएगा इस वर्टिकल के साथ 90 डिग्री, बिल्कुल हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है मैं उसका बिल्कुल आंसर देता हूँ। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा और बड़े टाइम पे क्वेश्चन कर लिया है, और मैं चैट पढ़ लूँ। सर अगर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो एन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल एंड, हाँ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिल्कुल सही। और आप ऐसे करके देखना, आपकी ये बिल्कुल आपकी सही परसेप्शन है। एन बिल्कुल सारा जो है वो हॉरिजेंटल बन जाएगा और वो उसमें एज इट इज ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक किया आपने। आ जाए जी आगे, समेशन ऑफ एफ बाई, आगे आपने ये एक ऑक्सिलरी डायरेक्शन लेनी है, जिसको इसको कहते हैं ऑक्सिलरी डायरेक्शन, जो कि आपने टी डायरेक्शन नहीं यूज कर रहे, आप कर रहे हैं समेशन ऑफ एफ वाई। अब आप मुझे एक बात बताएं कि भाई जब वो ओमेगा एंगुलर स्टडी स्टेट को पहुंच चुका है, तो ये जो आपका पार्टिकल पड़ा हुआ है, जो स्मॉल सफियर पड़ा हुआ है, ये वर्टिकली अब तो मूव कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये सारा सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वर्टिकल एक्सेलेरेशन उसका है जीरो, वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जो कि स्टडी स्टेट को पहुंच चुका है, जो कि स्टडी स्टेट को पहुंच चुका है और फर्दर ये ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समेशन ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, जीरो हो जाएगा। ये जो लिखा है ना समेशन ऑफ एफ वाई, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी डायरेक्शन। और आपने ये बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज करना है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। बहुत सारे प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट यूज होना है कि जहाँ पे जो है वो स्टडी स्टेट आ जाती है या पार्टिकल की सरफेस जो है